धर्मेंद्र प्रधान जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द टाइम। कैंपेनिंग इज ओवर, तो क्या मैं बीजेपी के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट से बात कर रही हूँ? मैं तो लोकसभा लड़के आया हूँ अभी। मैं लोकसभा के चुनाव लड़ा हूँ, लेकिन ये निश्चित है इस बार उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का सरकार होने वाला है, स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार होने वाला है। बीजेपी का कोई ओडिया व्यक्ति ही इस बार मुख्यमंत्री बनने वाला है उड़ीसा में। इसीलिए मैंने पहले ही पूछा आपसे। नहीं, वो तो पार्टी के प्रोसेस है, जब तय होगा तब तय होगा, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप में लोकसभा लड़ रहा हूँ चुनाव। वो तो सही है कि आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उड़ती उड़ती खबर इस शहर में वही है कि आप चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं। पार्टी सही समय में सही निर्णय कर लेगी। सर, आज राहुल गांधी जी यहाँ पे थे, बालासोर में थे, और उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर जो हैं वो इन पार्टनरशिप हैं विद बीजेपी, और मैं उनका कोट सुना रही हूँ। ही सेड बीजेपी हैज फ्रेम्ड मी इन 24 केसेस, defamation, criminal cases, sentenced me to 2-year jail, snatched away my Lok Sabha membership, drove me out from government quarters in Delhi. ED questioned me for 50 hours. If Chief Minister Naveen Babu has really fought against BJP, why have there been no cases slapped against me? Nothing was done against him because Naveen Babu works for the BJP in Odisha. देखिए, उसमें दो उत्तर है। एक तो राहुल गांधी जी को एक मोदी फोबिया हुआ है। कुछ भी विषय आपने नेशनल हेराल्ड के केस में, ये क्या मोदी जी की आने के बाद हुआ या पहले हुआ था? तो पहले ही हुआ था। 2014 के पहले की केस में अगर उनको एजेंसियां उनको घेरेगा, उनको कानूनी कार्रवाई होगी, कोर्ट उनके ऊपर टिप्पणी देगा, वो गाली देंगे मोदी जी को, उनकी प्रॉब्लम है। बाकी उड़ीसा के विषय में मैं कहूँ, मैं 147 सीट और 21 लोकसभा की सूची बता सकता हूँ। नवीन बाबू जी ने कैसे तय किया है कौन सी जगह पे कौन कांग्रेस कैंडिडेट होगा। उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी नवीन बाबू की जेब में है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी नवीन बाबू की बी टीम है? उड़ीसा में कांग्रेस की पूरा टिकट नवीन बाबू ने ही बांटा है, उनकी जेब में है। बी टीम छोड़ दीजिए, उनकी जेब में है। जिनको उन्होंने चाहा उनको उनका पार्टी का टिकट दिया, जिनको उनको बीजेपी को हरवाने के लिए वोट इक्वेशन करने का उनको इच्छा रहा, वहां उन्होंने उसी कैंडिडेट को दिया है। कांग्रेस पार्टी पहली बार मैंने देखा उड़ीसा में, कई सालों से उड़ीसा के पॉलिटिक्स का प्रैक्टिशनर हूं। कांग्रेस पार्टी बीजेडी की कहने पे कई बार अपने असेंबली और लोकसभा की टिकट बदला है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता इस विषय को कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। उड़ीसा में सब जानते हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी उड़ीसा में कोई फैक्टर नहीं है। एक आधा जगह पे है। कांग्रेस पार्टी एक प्लेयर ही नहीं उड़ीसा की पॉलिटिक्स में। तो फिर राहुल गांधी कैंपेन क्यों कर रहे हैं? तो उनको पूछे, चाहे पूछिए ना। हाँ। तो उसका उत्तर तो मैं नहीं दे पा सकता। जब उन्होंने एडवांस लिया है बीजेडी से, तो उतना तो काम करना ही पड़ेगा। तो ये नूरा कुश्ती चल रही है उन दोनों के बीच? नहीं, तो शैडो बॉक्सिंग है। कोई किसके साथ बॉक्सिंग करने का, बॉक्सिंग ग्लोव्स होने तो बॉक्सिंग करेंगे। वो तो घुसे हुए, उनकी ताकत दूसरे किसी के बॉक्सिंग ग्लोव के अंदर घुसा हुआ है। क्या लड़ेंगे ये? उन्होंने कहा कि जो बीजेपी और बीजेडी है, दोनों पार्टियां, दे वांट टू, एंड आई कोट, लूट द वेल्थ एंड मिनरल रिसोर्सेज ऑफ द ओडिशा पीपल। ये राहुल गांधी ने आज कहा है। देखिए, राहुल गांधी जी को खुद को शायद मालूम नहीं है, उन्हीं की सारे बड़े बड़े नेता, उनकी पार्टी के जो यहाँ के, जिनके लिए शायद वो प्रचार करने के लिए गए थे, वो राज्य की सबसे बड़ा माइनिंग माफिया ही है। इसलिए वो क्या कहते हैं, उनको खुद के वैसे है, राहुल गांधी जी को बहुत समय में मालूम नहीं रहता है कि नोट किसने लिखा है, क्या लिखा है। उड़ीसा में भी शायद ऐसे कुछ गड़बड़ी हुई है, उनको मालूम नहीं है माइनिंग माफिया किसके साथ है, कौन पार्टी चलाता है, कौन माइनिंग बड़े बड़े लोग हैं, माइनिंग बैरन कौन है। शायद राहुल गांधी जी भूल गए। उड़ीसा में नोट उनका कुछ बदला बदली हो गया है, उन्हीं के लोग हैं जो बात सब कह रहे हैं, उन्हीं के लोग हैं। सारे माइनिंग के बड़े बड़े बैरन उन्हीं की पार्टी के लोग हैं, उन्हीं के रिश्तेदार हैं। सर, लास्ट लेग जो होता है और खासकर लास्ट दिन जो है कैंपेनिंग का, बहुत खास होता है। और अगर कांग्रेस अपने दिग्गज नेता को इस राज्य में भेज रही है तो कोई तो रीजन होगा ना? देखो, मेरे को लगता है कि स्मिता जी, ये भी जो मैं कह रहा ना, किसी की जेब में पार्टी है। उनको लगा कि बीजेपी की इमरजेंसी को रुकवाने के लिए कुछ भी करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो कि एक प्रयास है। छोड़िए कांग्रेस, आप जैसे इतना एएनआई जैसे बड़ा संस्था, और आप जैसे इतना सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी को इतना भाव दे रहे हैं, ये क्या बात है? कांग्रेस पार्टी है कहाँ उड़ीसा में? मेरा तो मूल प्रश्न है। ये एक आधा जगह पे जो बीजेडी को मदद करने के लिए यहाँ खड़े हैं। सर, जहां आप कह रहे हैं कि
शैडो बॉक्सिंग भी नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं कि टिकट तक डिस्ट्रीब्यूट किया है नवीन बाबू ने। आप किसी को भी, आप मेरे को छोड़ दीजिए स्मिता जी, तो आप समाज में किसी भी व्यक्ति को आप ये पूछ के आओ कांग्रेस पार्टी की टिकट इस बार कौन तय किया है। तो वहीं बीजेडी वाले कहते हैं कि जिस तरह हिमंता जी आए यहाँ पे कैंपेन करने के लिए, इतने सारे दर्जनों रैलीज किए और सीधा सीधा बीजेडी के टॉप लीडरशिप को अटैक कर रहे थे, वो भी कोई टैक्टिक था कि आप और आपके जो 4 और खास साथी हैं पार्टी के, वो सीधा सीधा सीएम पे अटैक नहीं कर रहे थे, वो जैसे वो वायरल वीडियो वगैरह हिमंता जी के ट्विटर हैंडल से गया। देखिए, बीजू जनता दल की कैंपेनर कौन है? कैंपेनर तो एक ही है। नवीन बाबू तो इस बार बीजू जनता दल के लिए कैंपेनिंग भी नहीं किए। एक आधा बार मीटिंग पे गए, 2-3 स्कीम को जो खुद को भूल जाते थे, पूछ के आते थे, ये सब भला है तो ऐसे पूछ के आते थे। कैंपेनिंग कहाँ हुआ? कैंपेनिंग तो उनको मतलब कि भला है क्या? हाँ, भला है क्या, भला है क्या। एक बार लिमिटेड 2-3 मिनट मुश्किल से, कुल मिला के शायद मैंने गिनती नहीं किया, शायद 10-1 बार उन्होंने किया होगा। कैंपेनिंग नवीन बाबू नहीं किए इस बार। उन्होंने कैंपेनिंग आउटसोर्स कर दिया था कोई एक किराएदार व्यक्ति को। तो उन लड़ाई तो उन्हीं के वही लड़ रहे थे। बीजू जनता दल की, जिनको आपने भी इंटरव्यू किया है, जिन्होंने खुद क्लेम किया था कि मैं नवीन बाबू की वैल्यूज की इनहेरिट सक्सेसर हूं, जो सेल्फ स्टाइल सक्सेसर उड़ीसा की राजनीति के बन चुके थे, वही कैंपेनिंग कर रहे थे। देखो, आप देश की इलेक्शन को ट्रैकिंग करते हो, ये हेमंत जी पे उनकी इतनी क्यों नाराजगी हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में जाता है, फुल स्केल पे जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी से लेके, अमित भाई शाह जी से लेके, जेपी नड्डा साहब से लेके, राजनाथ जी सिंह से लेके धर्मेंद्र प्रधान तक सभी प्रकार के लोग चुनाव मैदान पे उतरते, फुल विगोरियसली हम कैंपेनिंग करते हैं। इस बार भी उड़ीसा में किए। हमारा पूरा भरोसा है, उड़ीसा की जनता मोदी जी पे अटूट भरोसा रखता है। 21 के 21 लोकसभा जीतेंगे, बहुमत के साथ विधानसभा जीतेंगे। हम अपना कैंपेनिंग कर रहे हैं, वो अपना कैंपेनिंग किए। वो तो आउटसोर्स कैंपेनिंग था, कोई ओरिजिनलिटी नहीं था। 25 साल की नाकामी थी। अब जानते हैं, उड़ीसा में किसी भी गांव में जाओ, पीने की पानी नहीं है। 10,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने भेजा उड़ीसा की गांव की पानी के लिए, कोई उत्तर है? मुख्यमंत्री जी पूछे ये भलो कि नहीं पूछे क्या? उड़ीसा में सिंचाई नहीं है, पानी बह जाता है समुद्र में। कभी मुख्यमंत्री जी ने पूछा है कि भाई आपके वहां मैंने 24 साल शासन में रहा, सेवा किया, आपके गांव में सिंचाई की पानी आई कि नहीं आई? आधे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। कभी पूछा नवीन पटनायक जी ने? क्या उनकी किराएदार ने जो आउटसोर्स कैंपेनर ने पूछा है क्या? अब जानते हैं, उड़ीसा में मैट्रिकुलेशन तक 50% बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। 24 साल की सरकार है, 1/3 जनता उड़ीसा की बाहर चले गए काम करने के लिए। यह प्रश्न तो कष्टदायक होता ही है ना। 24 साल आप दायित्व में रहो, उसके पास कोई उत्तर नहीं है, सत्य तो चुभेगा ना। जब चुभता है, आप वीडियो में आ जाते हो। अब तो उसको कोई प्रजातंत्र में देखो, आलोचना तो भी नहीं करेंगे क्या? ये आपकी जागीर है क्या? ये आपकी मोनोपोली है, ये राज्य आपकी मोनोपोली है। आलोचना वही तो कह रहे हैं कि यहाँ जर्नलिस्ट भी कह रहे हैं कि आलोचना आप लोग पांडियन जी पे कर रहे थे, आप लोग सीधा नवीन बाबू पे इतना आलोचना नहीं कर रहे थे। वो हिमंता जी आके उन्होंने ऐसा नहीं है। देखो, ये कोई जर्नलिस्ट नहीं कह रहा है, वो आउटसोर्स कर्मचारी का ही ये मानसिक उसको फोबिया है। हेमंत जी हमसे कोई अलग है क्या? मैं सैकड़ों मेरे रैली उठा के देखिए, मैंने माननीय, हमको तो मेरे ऊपर आरोप उनका वही था कि आप अशालीन व्यवहार करते हो मुख्यमंत्री जी पे। मैं कहता हूं भाई, मेरा तो विनम्र नवीन बाबू जी के प्रति मेरा व्यक्तिगत श्रद्धा अटूट है। उस आउटसोर्स कर्मचारी जब नवीन बाबू जी को मिला, उससे 15 साल पहले मैं उनको जानता हूं। व्यक्तिगत रूप में एक उड़िया के नाते मेरा अटूट श्रद्धा नवीन बाबू जी के ऊपर है। लेकिन ये अलग बात है, मेरा निजी विषय है। लेकिन जो व्यक्ति मेरे राज्य में 24 साल मुख्यमंत्री रहेगा, बुनियादी मुद्दा उपलब्ध नहीं करा पाएगा, मेरे राज्य के युवाओं की भविष्य। आप जानते हैं स्मिता जी, 1866 में मेरे राज्य में एक अकाल आई थी, उसको कहा जाता था 9 अंक दुर्भिक्ष। मेरे राज्य की कमर टूट गई। उन दिनों में मेरे राज्य की जो उड़िया भाषा भाषी इलाका में जो नेतृत्व था, केवल राजनीतिक नहीं, तो हम तो पराधीन थे, तब अंग्रेजों की हुकूमत थी। जब साहित्य की, कला की, संस्कृति की बड़े बड़े अच्छे राजे रजवाड़िये मिलके तय कि हमको एक अलग आइडेंटिटी चाहिए। 1936 में हमारी प्रदेश बना भारत में पहली बार भाषा के आधार पे। बाद में आप लोगों की पंजाब वगैरह बात, आप बीजू बाबू के बारे में बीजू बाबू छोड़िए ना। बीजू बाबू तो 1916 की कहानी है, आजादी के बाद की कहानी में उसकी पहले कहानी कहता हूं। कुछ लोगों के मन में ये एक भ्रम है कि उड़ीसा शुरू हुआ है बीजू बाबू से। उड़ीसा शुरू हुआ है सम्राट खारावेल से। 1936 में उड़ीसा भाषा आधारित राज्य बना।
उसकी 100 साल पूरा होगा 12 साल के बाद। मेरे राज्य की हालत क्या है, मेरे राज्य के नौजवानों की स्थिति क्या है? यही तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अपार संभावना की राज्य उड़ीसा ऐसे क्यों स्थिति में है। आप ही के चैनल में इंटरव्यू दिया, मेरे व्यक्तिगत रिश्ते जो भी हो, लेकिन मैं एक जिम्मेवार नागरिक के नाते, मैं एक जिम्मेवार व्यक्ति के नाते, प्रधानमंत्री के नाते एक संभावना के राज्य को ऐसे नहीं छोड़ सकता हूं। उस राज्य के नौजवानों को ऐसे हम छोड़ नहीं सकते हैं। इसी को आपत्ति उसी में है। मैं वो समझती हूँ, जब मैंने नवीन बाबू से पूछा कि जो पांडियन जी क्या उनके सक्सेसर हैं, क्या उनके हेयर हैं, तो उन्होंने कहा पार्टी डिसाइड करेगी, अभी मैंने नहीं अपॉइंट किया किसी हेयर को, ये उन्होंने खुद इंटरव्यू में कहा। अब ही हैज नॉट अपॉइंटेड मिस्टर पांडियन। और जब उनसे पूछा गया कि इज ही इन कंट्रोल ऑफ द डिसीजंस दैट आर बीइंग टेकन, उन्होंने कहा हाँ मैं ही कैबिनेट चेयर करता हूं। तो अगर डिसीजंस उनके हैं तो नाकामी उनकी हो गई ना फिर। ये देखो, नाकामी का स्वाभाविक है, नवीन बाबू कहां से जिम्मेवारी से भाग सकते हैं। लेकिन स्मिता जी, आप और ANI दोनों बहुत श्रद्धा के केंद्र है। आप राजनीति को देश की ट्रैक करते हो, आप एक बार समीक्षा करो। पहली बार बीजू जनता दल की पोस्टर में दूसरे किसी की फोटो आई, बीजू पटनायक जी और नवीन पटनायक जी की फोटो रहता था। ये क्या क्या बात करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, चुनाव के आखिरी दिन। ये कहानी मेरे को याद आया, मैंने आपकी इंटरव्यू देख लिया, कैंपेनिंग करते करते आपकी इंटरव्यू की कुछ क्लिपिंग्स मैंने देख लिया। मेरे को एक याद है, मैंने सोचा आप मेरे को बुला लिए तो मैं क्या कहूँ आपके सामने, मैं दुविधा में था। मैं बड़ा विनम्रता के साथ एक बात कहना चाहता हूँ। मैं जानता नहीं कि नवीन बाबू उस कहानी को जानते कि नहीं जानते। जब एक शेर उम्र हो जाता है, उसको बूढ़ा हो जाता है, हमारे उड़िया में कहावत है बूढ़ा बाघो, वो शिकार नहीं कर पाता है। वो अपना सोने की कंकण लेके नदी के किनारे बैठ जाता है, हिरन को इंतजार करता है कि आइए मेरे पास आइए, मैं आपको सोने के कंकण दूंगा। चुनाव खत्म हो गया स्मिता जी, पिछले 5 साल से लोग दिख रहे हैं नवीन बाबू निर्णय क्या करते हैं, कौन करते हैं राज्य के। आपको थोड़ा यहाँ समय निकाल के जाइए तो उड़ीसा की चीफ सेक्रेटरी को मिलिए कि आप कभी कितने दिन पहले मिले थे मुख्यमंत्री जी को, राज्य की DG को मिलिए, राज्य की कोई भी सेक्रेटरी को आप उनका नाम गुप्त रख के पूछिए कब मिले थे मुख्यमंत्री जी को। मैंने देखा आपके इंटरव्यू में, मैं कैबिनेट शेयर करता हूं। तो ये सारा विषय उड़ीसा के पत्रकार जानते हैं, उड़ीसा जानते हैं, उड़ीसा विधानसभा नहीं जाते थे। आपने कहा कि उनके कमरे में टीवी भी नहीं है और फोन भी नहीं है। मेरे पुख्ता जानकारी है, उनके कमरे में टीवी है, सारी इंग्लिश चैनल है, एक भी उड़िया चैनल नहीं है। मैं नवीन बाबू जी को जानता हूं, मैं 2001 से नवीन बाबू को निकट से जानता हूं। नवीन बाबू शाम को 7 बजे उड़िया चैनल लिखते थे कि क्या राज्य की स्थिति है। आज उड़िया चैनल उनकी कमरे की टीवी में नहीं है, नवीन निवास की खबर है। डायरेक्ट टेलीफोन कनेक्शन उनकी रूम पे नहीं है। आप सीधा बात करो, आप अकेले में, आप एक बार, आप भी इतने बार नवीन निवास इन दोनों में जाते हो, आप एक बार नवीन जी को, आप पुराने मित्र भी उनके हो, आपको नवीन जी मैं थोड़ा आपके साथ आधा घंटा 1 to 1 गपशप करूंगा, थोड़ा करके देखिए, कोशिश करिए, शायद आपने तो जैसे कोई भी चीफ मिनिस्टर होते हैं, कोई ना कोई तो साथ होता ही है। प्लीज ऐसा देखिए, ऐसा आप माननीय प्रधानमंत्री को खुद मिलते हो, हम सब मिलते हैं, देश की दुनिया के लोग मिलते हैं, ऐसा नहीं, हम बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं। आप मानते हैं कि वो ही इज इन टोटल कंट्रोल? देखो, मैं उस शब्द में, देखो मेरा भी एक तरीका है बातों को रखने के लिए, मैं उस विषय पे, मेरे राज्य किसी की जागीर नहीं है, मेरे राज्य की निर्णय को ऐसे कोई हड़प नहीं कर सकता है। आप बार बार आउटसोर्सिंग कहते हैं, जो 25 साल से इस राज्य में हैं, आप उनको किस भूमिका में है, किस भूमिका में है? मेरे को किसी भी, देखो मैंने मेरे जिंदगी में कभी कोई इंटरव्यू में कहा है, मेरे को सौभाग्य मिला है आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस के साथ, उनके साथ रहने का। मैंने उनके एक टर्म लोकसभा में उनके साथ रहा और मैं बिहार से भी जुड़ा रहा। मैं उनको एक बार पूछा, साहब आप बिहार के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने कभी? आप तो बन सकते थे। जिस समय में NDA बना, अटल जी की केंद्र में सरकार थी, 2005 में हमारे नेता भी थे, NDA के कन्वीनर थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब। जॉर्ज फर्नांडिस अनडिस्प्यूटेड नेता थे, लालू विरोधी फोर्स की चेहरा थे जॉर्ज साहब। तो मैंने, बच्चा था, मैं हिम्मत करके पूछा, साहब आप भी तो बन सकते थे। बोले ऐसे नहीं होता है बच्चा, राज्य की फिजा राज्य की लोग समझते हैं, मैं नेता हूं उस राज्य का, मेरा संबंध राजनीतिक से। वो कर्नाटका के जन्मे कर्नाटक में, राजनीति किए महाराष्ट्र में,
देखिए स्मिता जी, इस जैसे देश में जयललिता जो हैं वो देखिए, उनका जन्म तमिलनाडु में नहीं हुआ, वो बन गई। इसीलिए तो हम कहते हैं तमिलनाडु सिंड्रोम नहीं चले गए हैं ना, इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ जयललिता तमिलनाडु सिंड्रोम, और जो विशेष करके शशिकला, यहाँ टिपिकल केस ऑफ शशिकला सिंड्रोम है। शीला दीक्षित हो जाए या अरविंद केजरीवाल, देखो भी उनका देखो, भी वो जन्म दिल्ली में कॉस्मोपॉलिटन स्टेट है, वो अच्छा। कोई राज्य है क्या? दिल्ली तो मैं आपका भी है, मेरा भी है। देखो स्मिता जी, आप तर्क करो तो मैं आपकी तर्क हार जाऊंगा, तुरंत हार गया आपकी तर्क में। मैं पहला राज्य भाषा के आधारित में बनने वाला राज्य, मेरा कुछ अस्मिता है। मैं सम्राट अशोक के सामने मेरे समाज से सर नहीं झुकाया था। मेरे राज्य की बख्शी जगबंधु, मेरे राज्य की जय राजगुरु पसंद किया फांसी चढ़ जाने के लिए, सर नहीं झुकाया। ऐसे नहीं हो सकता है, मेरे कुछ पहचान है। धर्मेंद्र प्रधान जी, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम का समय है, जब वो बंगाल में जाते हैं तो उनको बार बार कहा जाता है आप आउटसाइडर हैं, आप बाहर ही हैं। उधर एक टर्म भी है बंगाली जो यूज करते हैं, वो भी कहते हैं, आई डोंट वांट टू यूज बहिरागत, हाँ वो यूज कर, मैं नहीं कहना चाहती थी, लेकिन वो यूज करते हैं। इट इज अ वेरी रॉन्ग टर्म टू यूज, जो बाहर से लोग आते हैं। तो आपकी पार्टी है, वो कहते हैं कि नहीं, जो इंडियन है वो हर जगह होना चाहिए। तो क्या ये आपको कैसे, ये आपकी तुलना कैसे, मेरे को थोड़ा और समझाइए। हमारी आपत्ति है, देखो यहाँ की राजनीति में कोई घुल मिल जाएगा, कोई यहाँ के मूवमेंट्स आएगा। कल तक कोई व्यक्ति संविधान की शपथ लेके कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहेगा, अचानक दूसरे दिन राजनीतिक नेता बन जाएगा, सारे पॉलिटिकल प्रोसेस को खत्म कर देगा, मालिक बन बैठेगा। आप कहोगे कि भाई ये कैसे, ये वसुधैव कुटुंबकम, मेरे से, मैं तो स्मिता जी क्षमा चाहूंगा आपसे, मेरे को ये समझ की बाहर है। हमें नवीन बाबू जी के ऊपर कोई, हम तो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो रहा है, वो अपना एजेंडा लेके जा रहे हैं, हम अपना एजेंडा लेके जा रहे हैं। वो भी जीत सकते हैं, हम भी जीत सकते हैं, हमको लगता है हम जीतेंगे, वो जीतेंगे तो हम उनको स्वीकार करेंगे। लेकिन कोई एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अन पार्लियामेंटरी, अनएथिकल फोर्स, सीएम्स डिजायर, इसी नाम पे सत्ता चला लेगा, ये कैसे एक्सेप्टेबल? सर, मैं आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी पे आती हूँ। बीजेडी ने बहुत ही स्ट्रांग नेता रखा अपने आपके खिलाफ। ऐसा क्यों किया उन्होंने? जो प्रणब प्रकाश दास हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी तो शायद आप गलत जगह पे प्रश्न पूछ रहे हो स्मिता जी, तो मैं कैसे उत्तर दूंगा? नहीं, मतलब कोई तो रीजन होगा ना। मैं नहीं मानता हूँ। देखिए सुनिए, मैं बता देती हूँ। अच्छा, मैं बताती हूँ मेरा क्या, मतलब कि किसी ना किसी तरह बीजेपी का प्रोबेबल चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट को हराना है। मैं तो लोकसभा ही लड़ रहा था ना। आई नो, बट फिर भी मैं तो लोकसभा ही लड़ रहा था। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। देखिए जो लोग आपराधिक मानसिकता के होते हैं ना, उनकी दिमाग चलता है कि प्रजातंत्र का गला हम ही चला सकते हैं, हम हमारी ढंग से ही दुनिया चलने वाला है। ये अहंकार प्रजातंत्र में नहीं चलता है। और मैं कोई व्यक्ति को, जो व्यक्ति मेरे सामने लड़े, वो मैं उनको व्यक्तिगत रूप में, मेरा कोई विषय नहीं है उनके साथ। मुद्दा उड़ीसा के गांव में पीने की पानी जाएगा कि नहीं जाएगा, 21वीं सदी में मेरे नौजवानों की स्वास्थ्य कैसे होगा। पर संबलपुर में ये तो प्रॉब्लम नहीं है ना, इट इज पानी का मुद्दा तो है नहीं ना इतना। मैं बताऊं आपको, उड़ीसा का सबसे बड़ा डैम संबलपुर है। मार्च महीने में डायरिया हो गया वहां। मैं आपको कह रहा हूं, ये लोग कह रहे हैं कि हमने परिक्रमा प्रकल्प बना दिया। कालीपुरी में एक दुर्घटना हुई, जिला अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं था, अभी तक 5 लोगों की मौत हो गया है। वो क्रैकर बर्स्ट जो हुआ था, जिला अस्पताल में व्यवस्था ही नहीं था, अफरा तफरी मच गई। कोई शासन है क्या उड़ीसा में? प्रचार से शासन नहीं होता है, बड़े लच्छेदार अंग्रेजी और हिंदी से प्रशासन नहीं चलता है स्मिता जी, जमीन पे काम उतरना होता है, जो मोदी जी ने किया है देश में। तो आप क्या करना चाहते हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो अब तक नहीं हुआ? देखिए, उड़ीसा को ही आगे ले जाना है, संबलपुर भी उसकी हिस्सा है। मोदी जी के पास एकदम स्पष्ट ब्लूप्रिंट है, भारत को कैसे आगे ले जाना है, उड़ीसा को कैसे आगे ले जाना है, उसमें ही संबलपुर एक प्रमुख केंद्र है, वो भी आगे बढ़ने वाला है। सर, आपकी पार्टी ने इस बार जम के प्रचार किया, और जैसे क्लस्टर बॉम्बिंग किया, आपके पांचों के पांचों जो टॉप नेता है एकजुट होके चारों ओर प्रचार किया, सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं, चारों ओर। और यहाँ पे लोग कहते हैं, लोकल मीडिया कह रही है कि ये जो भी जरा भी डाउट था कि देयर वर डिविजन्स इन द पार्टी बीजेपी में, तो वो दिखाई दिया कि इस बार नहीं था। इस बार
एक साथ प्रचार किया, क्या ये सोची समझी रणनीति थी कि कोई गलत हुआ क्या? नहीं, मैं पूछ रही हूँ। अरे हमारी पार्टी सब समय इकट्ठा रही थी। हमारी पार्टी उड़ीसा में पहले एक छोटा पार्टी था। नहीं सर, मैं कंपैरिजन करूं तो कर्नाटका में ऐसे नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पार्टी 2014 तक राज्य की तीसरी नंबर की पार्टी थी। 2019 में हम लोग 2 नंबर की पार्टी में आए। इन दोनों में समाज जीवन के बहुत बड़े बड़े लोग पार्टी में आए, पार्टी की ताकत बढ़ी है। जब बहुत लोग आए तो हमको मिलकर लड़ना पड़ेगा। इस बार हम मिलकर लड़े, और मैं मानता हूं उड़ीसा की सबसे राजनीति के बड़ा फैक्टर है माननीय श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी के प्रति यहाँ की जनता की अटूट श्रद्धा और विश्वास है। इसीलिए हम 45% वोट लोकसभा में लेंगे। इसीलिए मैं बड़ा जिम्मेवारी के साथ कहता हूं 21 की 21 लोकसभा इस बार हम जीतेंगे। 21 की 21 लोकसभा हम जीतेंगे, और बहुमत भी हमको मिलेगा। हम यहाँ राज्य में सेवा के हमको अवसर मिलेगा। मोदी जी ने अपील किया है, प्रदेश की जनता उसी को भरोसा कर रहा है। और यहाँ जो विशेष परिस्थिति बना, विकास और अस्मिता, ये दोनों लोगों की मन में छू गया है। क्या लोग जानते हैं कि अभी तक तो हुआ नहीं है कि दोनों बार कमल के निशान पे, कभी शंख और कमल, कभी शंख और हाथ, कभी हाथ और शंख, ऐसे मतलब उल्टा उल्टा करते रहते हैं। क्या इस बार आप बता सके लोगों को, समझा सके कि दोनों तरफ कमल कमल? देखिए, मेरे प्रदेश की जनता कभी भी अविवेक निर्णय नहीं किया है। राजनीति में राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूं। मेरे पार्टी का एक स्वाभाविक ग्रोथ हुई है। मैंने कहा ना, जब 2014 में हरियाणा जैसे प्रांतों को भी भारतीय जनता पार्टी जीत गया, उड़ीसा में हम डिस्टेंट थर्ड रहे, लेकिन संगठन बढ़ी, मोदी जी का फोकस रहा, पूर्वोदय रहा। मैं आपको बताऊं, ऐसे नहीं हुआ है। ये जो मैं आज कह रहा हूं कि हम लोकसभा में 21 जीतेंगे, ये अचानक कोई कारण से मैं नहीं कह रहा हूं। आप जानते हैं मोदी जी की जो प्रायोरिटी की जिला रहे, जिसको एक स्कीम पे हम बताते थे, विशेष जिला हम बताते थे, उड़ीसा में 10 जिला उसमें से रहा। उड़ीसा में पिछले 10 साल में 18 लाख करोड़ रुपया मोदी जी की शासन ने दिया है। उड़ीसा के रेवेन्यू आज बढ़ी है, उसकी मूल कारण है मोदी जी की रिफॉर्म। मिनरल रिफॉर्म हुआ, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो नहीं था पहले, फिर मैं कहता हूं जो नहीं था, 26,000 करोड़ पिछले 8 साल में उड़ीसा को मिला है मोदी जी के कारण। उड़ीसा की मिनरल रिसोर्स 2014 की पहले 5,000 करोड़ रुपया होती थी आने वाली, जो आज बढ़ के 50,000 करोड़ रुपया हो चुकी है। इसीलिए मोदी जी की विश्वसनीयता है। मोदी जी ने पिछले 10 साल में 34 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना घर उड़ीसा में दिया है। कोई भेदभाव नहीं किया है कि मेरे राज्य में तो मेरे को यहाँ वोट नहीं मिल रहा, मैं वोट नहीं अर्थ नहीं दूंगा। एनआरईजीएस में सबसे लाभार्थी हुआ है, सड़क में ज्यादा पैसा यहाँ मिला, रेलवे में सबसे ज्यादा पैसा मिला, एयरपोर्ट यहाँ ज्यादा बनी। काम हुआ तो लोगों के मन में विश्वास आया। 3 करोड़ 25 लाख लोगों को प्रति माह 5 किलो चावल मिलता है, मुफ्त में मिलता है। तो ये जो लाभार्थी वाला जो वोट होता है, ये किस तरफ गिरेगा, ये आपको कैसे पता लगता है कि क्या लोग सोचेंगे ये नवीन बाबू ने दिया या ये मोदी जी ने? नवीन बाबू ने कोशिश किया कि हमारी चावल पे झोला उन्होंने डाल के अपना कोशिश किया, लोग जानते हैं। अब जाइए ना, किसी को पूछे चावल कौन देता है, मुद्रा लोन कौन दिया, आवास कौन दिया, यहाँ सब कोशिश किया। यहाँ आयुष्मान भारत तक लागू नहीं करते हैं, पर पीएम श्री स्कूल योजना लागू नहीं करते हैं, पीएम उषा कॉलेजों में ज्यादा फंडिंग है उसको लागू नहीं करते। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी को एक मोदी फोबिया है। मोदी जी की कुछ भी नाम आए तो उसको लागू नहीं करना इनकी एक रणनीति है। पर इनकी बहुत खास दोस्ती थी। देखो, एक व्यक्तिगत संपर्क अलग बात है, लेकिन उन्होंने, मैं तो एक एक करके कह सकता हूं, मोदी जी की कल्याणकारी योजना को उड़ीसा में बिल्कुल लागू नहीं किया गया। लाभ जो लेना था वो सब लिए, लेकिन जब योजनाएं लागू करना था, उनके मन में एक विषय था कि भले ही प्रदेश की जनता की नुकसान हो जाए, लेकिन मोदी जी की लोकप्रियता ना बढ़े। प्रदेश की जनता उसमें रिएक्ट किया है। देखो, मेरे प्रदेश की जनता को नवीन बाबू जी अंडरस्टैंड करेंगे तो होगा नहीं ना, या उनकी जो एक मैकेनिज्म है, आउटसोर्स मैकेनिज्म है, जिसको फिर आप कहोगे कि ऐसे क्यों कहते हो, आउटसोर्स मैकेनिज्म है, जो उड़ीसा की आत्मा को नहीं पहचानते हैं, उड़िया स्पंदन को नहीं समझ पाते हैं, वो लोग कोशिश किए, लेकिन इस बार लोग रिएक्ट कर रहे हैं, लोग उल्टा ही जा रहा है। सर, आप यू बीन द, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, लॉन्गेस्ट सर्विंग पेट्रोलियम मिनिस्टर ना? हाँ, ऐसे रिकॉर्ड अभी तक यही है। हाँ, तो लेकिन क्या आप
स्टेट की तरफ शिफ्ट करने के लिए रेडी हैं कि आप सेंटर के आप चुनाव तो लड़ रहे हैं फॉर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, लेकिन अगर पार्टी आपको स्टेट की तरफ मुड़ने के लिए कहती है, आर यू रेडी टू डू दैट? स्पीता जी, दो विषय उसमें है। देख, तो मैं मेरे पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। मैं मेरे पार्टी की योजना के बाहर मेरा कोई सोचने का दायरा भी नहीं है। दूसरा, आप एक भारत की जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, मेरे पार्टी को अच्छे सब जानते हो। मेरे पार्टी की एक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री होगा ये तय है, उड़िया व्यक्ति होगा ये भी तय है। तय पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा और बहुत सारे योग्य लोग हैं, कोई भी हो सकता है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ सर, जैसे अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही कहा कि देखिए कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे, किसी और को ले आएंगे, जिस तरह। देखिए, आप किसकी बात कहते हो स्मिता जी? जो व्यक्ति दिवालिया खुद है, फिर 2 जून में जाएंगे जेल में, क्या बात किसके साथ तुलना करते हो? मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। इस प्रकार की व्यक्तियों की कोई टिप्पणी मैं करूं, मेरे को शोभा नहीं देगा। सर, जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं वो संकेत इस पर कर रहे हैं कि एक तो टाइट निट पार्टी है आपकी, लेकिन बहुत डिसीजंस टॉप से आती हैं और उसके बाद जो लोअर लेवल को छोड़िए, इवन चीफ मिनिस्टर्स हैव नो से इन द मैटर कि वो कहां पे होंगे, स्टेट में होंगे या सेंटर में होंगे। देखिए, क्या है प्रॉब्लम, क्या बताऊं मैं। मेरे अब दूसरे जो हमारी विपक्ष की पार्टी है, एक पार्टी को हमने यहाँ असेसमेंट किया, आप इन्हें खुद 2 बार इंटरव्यू कर चुके हो नवीन निवास में, वो आउटसोर्स कर्मचारी का। फिर एकदम आखिर के दिन में नेताजी ने खुद आगे नहीं, वो मेरा वारिस नहीं है। कुछ तो दुविधा है ना, क्योंकि उनकी पार्टी की बनावट और फंक्शनिंग ऐसे है। कुछ घरेलू पार्टी है, कुछ राजकुमार लोगों की पार्टी है। मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक सही मायने में प्रजातांत्रिक पार्टी है। ये पार्टी के इनसाइड विषय है, लेकिन मैं आपको सैकड़ों एग्जाम्पल बता सकता हूं। यहां पार्टी की छोटे कार्यकर्ताओं की भी से है, सर्वोच्च नेतृत्व उसको भी सम्मान करते हैं, उसको भी आदर से स्वीकार करते हैं। मेरे पार्टी इसीलिए बड़ी है। मेरे पार्टी किसी की व्यक्तिगत निर्णय की पार्टी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री हमारे अनडिस्प्यूटेड नेता है, उनकी बात अंतिम वाक्य है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री देश की सभी प्रक्रिया को राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके तक पहुंचाते हैं। एक समूह है, शीर्ष नेतृत्व की समूह है, वही तय करते हैं पार्टी आगे कैसे होगा, किस राज्य में क्या किया जाएगा। और निर्णय को देखिए, बहुत सारे सामान्य कार्यकर्ता आज कई महत्वपूर्ण। मैं मेरे बारे में सोचता हूं, मैं 2014 में कौन था? मेरे को आप स्मिता जी जानते थे? मैं 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे को उनकी कैबिनेट में एक मंत्री, राज्य मंत्री के दर्जा में रखा, आप जानते थे मेरे को? नहीं जानते थे। और मैं आपके साथ जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं, पिछले 10 साल में मैंने प्रधानमंत्री जी की विजन को नीचे तक उतारा, देश की नाम बढ़ाया, देश की गरीबों का कल्याण किया। उज्ज्वला मैन, मैं ये प्रधानमंत्री की विजन, ये विजन प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री जी ने अपने मां की आंखों को जलते हुए दिखा था। उन्होंने हमको आदेश दिया कि देश की महिलाओं के लिए कार्यक्रम करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। हमने ये विजन तो पीएम की है। हमने देश के नाम नहीं खराब किया, मेरे राज्य के नाम हमने खराब नहीं किया। 2014 में मेरे को कोई नहीं जानते थे, तो निर्णय तो मेरे जैसे व्यक्तियों के ऊपर हुआ था। आज ऐसे सारे भारतीय जनता पार्टी की देखो क्या, कुछ लोग कहते भाई राजनीतिक खानदानी है, राजनीतिक रसूखदार लोगों की है, राजनीतिक बड़े बड़ों की है। बीजेपी ऐसा नहीं करती है। बीजेपी कहीं कहीं धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर, मोहन यादव, भजनलाल शर्मा ऐसे लोगों को ले आती है। ये जो यथास्थिति स्टैटस लोगों को लगता है ये है कौन, ये कहां से आ गए। ऐसे ही गलती किए थे दिल्ली के कुछ दरबारी लोग मोदी जी के ऊपर। ये नहीं भूला जा सकता। लोग कहते तो आईआईसी में आके चाय बिक्री करे, ये कहां का प्रधानमंत्री बनेगा। कुछ बड़े परिवार की, गांधी परिवार की दरबारी तो यही कहे थे ना, या आईआईसी में चाय बेचे, हम उनको जगह दे देंगे। ये अहंकार है, अगणतांत्रिक है, अप्रजातांत्रिक है, सामंतवादी मनस्थिति के लोग हैं। इसलिए बीजेपी को उनको समझ की बाहर है। पर ये विदेशी मीडिया भी जब एनालिसिस करती है, वो भी ऐसे कहते हैं कि जब अगर आपकी पार्टी अब फिर तीसरे टर्म में आएगी और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, इंडिया विल नो लॉन्गर बी अ डेमोक्रेसी और 2024 का जो चुनाव है वो आखिरी चुनाव होगा भारत में। देखिए, जो लोग अपने देश में डेमोक्रेसी में नहीं है वो भारत के ऊपर टिप्पणी देना बंद कर दे। भारत की इस बार चुनाव में कितने प्रतिशत वोट हुई? मेरे वहां 80% पोलिंग हुआ। एक कंस्टिट्यूंसी में आदिवासी इलाका में एक जगह में मेरा 85% पोलिंग हुआ। तो मेरे देश के गरीबों को, आप मेरे देश के नागरिकों को कोई अपमान कर हम कैसे माने उनकी बात? वो है कौन ये लोग?
कल तक तो कहते हैं लोग काले हैं, उनकी बुद्धि नहीं है, हम उनको शासन करेंगे। उनकी सर्टिफिकेट पे स्मिता जी आप तो कम से कम समीक्षा ना करो। आपको इसीलिए हम आदर करते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी कि आप देश के लिए काम करते हो। आप इस जो लोग हमको कल तक जो रेसिस्ट थे, जो कॉलोनियल थे, उनकी चश्मे पे हम मत देखो। हमारे देश की डेमोक्रेसी, हमारे देश की निर्णय प्रक्रिया, हमारे देश की चुनाव आयोग ये रोबोस्ट है। जो लोगों को ईर्षा होती है भारत कैसे बढ़ जाएगा, तीसरी बार एक डिसाइसिव गवर्नमेंट देश में बैठेगी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, जो बड़े बड़े फैसला बाकी है जो होगा, सही मायने में विश्व में हम विश्व बंधु की भूमिका में जाएंगे, दुनिया के आदर्श बनने वाले हैं। ये कुछ वेस्टर्न मीडिया को शायद असहज हो रहा है, ये कैसे सांप सपेरो जिनको हमने कहा था ये कैसे बड़े हो जाएंगे, ये दिक्कत को मैं कैसे समझा पाऊंगा। सर आखिर में मैं सवाल पूछूंगी, एक बहुत जाने माने इलेक्शन विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि जो कुछ राज्य में जो सीटें बीजेपी के कम होंगी, जैसे शायद कर्नाटका में या महाराष्ट्र में कहीं पे जहां पे डेफिसिट होगा, वो बंगाल और ओडिशा पूरा करेगा। क्या आप ये मानते हैं? पूर्वोदय ही होगा इस बार। भारतीय अभी नहीं, मैं आपको एक भाषण कोट कराता हूं। दो हमारे बड़े नेताओं को मैं, माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में 14 से ही हम सभी को कहे कि पूर्वी भारत में घूमना शुरू करो, पूर्वोदय करना है, पूर्वोदय करना है, नॉर्थ ईस्ट जाओ। मंत्रियों की ड्यूटी लगी, छोटे छोटे जगह पे गए, उड़ीसा में कई जगह पे गए, बंगाल पे कई जगह पे गए, नॉर्थ ईस्ट में कई जगह पे गए, तेलंगाना में गए, आंध्र में गए। देखो हम एक बड़े सोच के साथ लंबे समय के लिए राजनीति करते हैं। दूसरा, मैं 2014 जब माननीय अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तब उनके एक भाषण को कोट कराता हूं, कोरोमंडल स्टेट में जब तक भारतीय जनता पार्टी ताकतवर नहीं होगी तब तक हमारी काम खत्म नहीं होती है। लगा समय, इस बार हमारी इमरजेंस हो रहा है। भारत में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत, संवेदनशील, एक जिम्मेवार नेतृत्व के साथ आगे बढ़ने वाला पार्टी है। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच कि आज आपने हमें समय दिया। सो ऑल द बेस्ट।